हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन विद मीनाक्षी में। और आज का हमारा टॉपिक है द केयर टेकर। ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेन स्टॉर्मिंग प्ले है जो पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल आपके दिमाग को हिला देगा। एंड दिस प्ले इज़ रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर। ये हैरोल्ड पिंटर ने लिखा था। तो हम प्ले पढ़ने से पहले समथिंग राइटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। हैरोल्ड पिंटर का बर्थ हुआ था 10 अक्टूबर 1930 में, और एक जेविस फैमिली हैकने में इनका बर्थ हुआ था, ईस्ट लंदन में। डेथ हुई थी 24 दिसंबर 2008 में। हिज फादर्स नेम इज़ जैक पेंटर। उनके पिताजी का नाम जैक पेंटर था। ही इज़ अ टेलर बाय प्रोफेशन। और उनकी मदर का नाम था फ्रांसिस, जो एक हाउसवाइफ थी। और उनकी जो पहली मैरिज हुई थी वो विवाने मर्चेंट से हुई थी। ये एक एक्ट्रेस थी। जो हमारे प्ले राइट हैं आज के पेंटर, वो भी एक एक्टर थे, प्लेस वगैरह में काम करते थे। तो वहीं इनकी मुलाकात हुई थी विवाने मर्चेंट से, और उनकी शादी हो गई थी। देन आफ्टर कुछ ही समय बाद इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रही, तो इनका डिवोर्स हो गया और इन्होंने दूसरी मैरिज की एंटोनिया फ्रेसर से। देन ही यूज्ड अ सूडोनेम पिंटा और पिंटो। पिंटा और या पिंटो नाम, पिंटा और कभी कभी पिंटो नाम से वो अपनी बुक्स लिखा करते थे। जो उनके अर्ली कलेक्शन ऑफ नोवेल आए, मीन्स टू से दैट जो उन्होंने शुरुआती नोवेल लिखी थी वो पिंटा और पिंटो के नाम से लिखी थी, जो उनका सूडोनेम कहा जाता है। और उनकी जो एजुकेशन हुई थी वो हुई थी हैकने डाउन्स ग्रामर स्कूल। 1944 में इन्होंने यहाँ एडमिशन लिया था, अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली। और उसके बाद 1948 में इन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से अपनी एजुकेशन पूरी की थी। इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी की एजुकेशन नहीं ली थी। तो इनका इंटरेस्ट शुरुआत से ही एक्टिंग और प्ले राइटिंग वगैरह में था। तो उन्होंने ऐसे ही रॉयल एकेडमी से अपनी ड्रामेटिक आर्ट की पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद भी उन्होंने एज अ ड्रामेटिस्ट ही अपना कैरियर बनाने की सोची। और वो जो उस समय के फेमस नाटक, स्टेज प्ले वगैरह होते थे उसमें परफॉर्म किया करते थे एज अ एक्टर। उन्होंने शेक्सपियर के भी बहुत सारे प्लेस में परफॉर्म किया है। देन वी हैव टू रीड समथिंग अबाउट हिज लिटरेरी वर्क। हमें उनके लिटरेरी वर्क देखने हैं अब। जो उनका पहला लिटरेरी कंपोजिशन आया था वो आया था द रूम नाम से 1957 में। ये एक उनका वन एक्ट प्ले था। देन आफ्टर द डम्ब वेटर 1957 में, ये भी एक वन एक्ट प्ले था। और उसके बाद उनका एक फुल लेंथ प्ले आया, वो था द बर्थडे पार्टी। ये इनका पहला फुल लेंथ प्ले था जो 1958 में आया। ये उस समय जब इसे स्टेज में परफॉर्म किया गया था ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद उनका आया द केयर टेकर 1960 में। ये इनका दूसरा फुल लेंथ प्ले था, सेकंड फुल लेंथ प्ले एंड फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले। यहीं से इन्हें एज अ ग्रेट राइटर सक्सेस मिली थी द केयर टेकर के पब्लिकेशन के बाद, उसकी परफॉर्मेंस के बाद। और उसके बाद जो इनका प्ले आया था वो आया था द होम कमिंग 1965 में, फुल लेंथ प्ले ऑल्सो। एंड ओल्ड टाइम्स 1971 में, दिस इज़ ऑल्सो फुल लेंथ प्ले। नो मैंस लैंड, ये भी एक फुल लेंथ प्ले था जो आया था 1974 में। और उसके बाद इनका आया था बिट्रेयल प्ले, आया था एक 1978 में। उसके बाद भी इनके काफ़ी प्लेज और वर्क वगैरह आए थे, जैसे मोनोलॉग्स एंड फैमिली वॉइसेस एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड पार्टी टाइम एंड सेलिब्रेशन, जो आया था 1999 में। ऐसे इनके काफ़ी प्ले आए थे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नोटेबल लाइन है कि पेंटर होल्ड्स अ ग्रेट प्लेस अमंग द ग्रुप ऑफ द राइटर बिलोंग द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। पेंटर जो थे वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से बिलोंग करते थे। थिएटर ऑफ एब्सर्ड, कुछ राइटर्स के ग्रुप को थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहा जाता था, जो कि अपनी राइटिंग में एब्सर्डिस्ट की फॉर्म में लिखते थे। एब्सर्ड का मीनिंग ही होता है नॉनसेंस, मीन्स टू से डेट नॉनसेंस चीज़ें लिखना। नॉनसेंस, उनके जो कैरेक्टर थे वो स्टेज पे नॉनसेंस चीज़ें परफॉर्म करते थे। उनका कोई ऑर्डर नहीं होता था, वो आगे पीछे रहती थी, अनशेड्यूल्ड रहती थी। और उसमें जो कैरेक्टर होते थे उनमें आपस में कोई अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता था। और ये मतलब ये जो राइटर थे थिएटर ऑफ एब्सर्ड को जो बिलोंग करते थे, ये मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न राइटर थे। जो जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके बाद जो परिस्थितियाँ थी वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। ह्यूमन में एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं रहा था। और वो लोग आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते थे। और हर किसी में एक देश की भावना थी। तो उसी को एज इट इज
इज़ इट ये जो राइटर थे इन लोगों ने स्टेज पे दिखाना शुरू कर दिया कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे बदलता चला गया और कैसे चेंजेस आए और कैसे हमारा समाज में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई। तो इसको इन्होंने जैसे ही स्टेज पे दिखाया तो इसी को थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहते हैं। वैसे तो एब्सर्ड पे एक अलग से पर्टिकुलर लेक्चर बनेगा हमारा, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वैसे जो ये एब्सर्ड वर्ड था ये सबसे पहले एल्बर्ट कैमुस ने अपने एक ऐसे मिथ ऑफ सिसिफस में यूज किया था 1942 में। और उसके बाद जो पूरा टर्म था थिएटर ऑफ एब्सर्ड ये कॉइन किया था सबसे पहले ये मार्टिन इसलिन ने 1960 में अपने एक ऐसे में। उनका उनका ऐसे इसी नाम से था द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। और उसमें उन्होंने एस्लिन ने उन लोगों के बारे में बात की थी जो इस विधा में लिखते थे अपने ड्रामे, थिएटर ऑफ एब्सर्ड को बिलोंग करते थे, जैसे यूजीन लेनिस्को, सैमुअल बकेट एंड जीन गैनेट एंड हेरोल्ड पिंटर। ये सभी इनके जो प्ले होते थे ये बहुत ही एब्सर्ड होते थे। इनमें जो चीज़ें होती थी बहुत ही नॉनसेंस सी होती रहती थी। मतलब कि कोई भी किसी को भी मार रहा है, किसी को भी बहला रहा है और कुछ भी बोल रहा है प्ले के बीच में, ये सब चीज़ें होती थी, इसीलिए इसे एब्सर्ड कहते हैं। सो जो आज का हमारा प्ले है वो भी इसी कैटेगरी में आता है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड में। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर प्ले द केयरटेकर बाय हेरोल्ड पेंटर। ये जो प्ले था ये रिटन हुआ था 1960 में और सेम ईयर ये पब्लिश भी हो गया था 1960 में ही। और 1960 में ही ये स्टेज में परफॉर्म भी हो गया था। इसमें ब्लेंड है रियलिज्म और इमेजिनेशन का, वास्तविकता और इमेजिनेशन दोनों को इसमें मिक्स करके दिखाया है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से, पेंटर जी ने। और स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय सैमुअल बकेट्स वेटिंग फॉर गॉडेट। जो हमारा प्ले है केयरटेकर, ये वेटिंग फॉर गॉडेट जो सैमुअल बकेट का एक प्ले है उससे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हुआ था। देखो ये भी एक नॉनसेंस प्ले है जिसमें दो कैरेक्टर होते हैं, वो मतलब कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। वो किसी गॉडेट नाम के व्यक्ति का इंतजार करते हैं और रोज़ एक जगह आते हैं, खड़े होते हैं, सुबह आते हैं, खड़े होते हैं और उस गॉडेट का इंतजार करते हैं और वहाँ पर अजीब सी हरकतें करते हैं। कहीं पेड़ पे उल्टा उल्टा लटकना, कहीं बेल्ट लगा के फांसी में लटकना, ये वगैरह वगैरह। और रोज़ शाम को घर वापस आ जाते हैं फिर, और अगली सुबह जाते हैं और इंतज़ार करते हैं, फिर शाम वापस आ जाते हैं। तो ये एक एब्सर्ड प्ले था, तो इसी से हमारा आज का प्ले द केयर टेकर इंस्पायर हुआ था। और ये एक 3 एक्ट प्ले था। प्ले 3 एक्टों में डिवाइड है। नेचुरलिस्टिक एंड रियलिस्टिक प्ले था ये विद द एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट है, इसलिए ये प्ले एक ट्रेगी कॉमेडी है। And Printer spoke of his work as simply a piece concerning a peculiar human situation and about only 3 particular people। जो आज का प्ले है ये पेकुलर ह्यूमन सिचुएशन, अजीब सी मानव की हरकतों पे डिपेंड है और केवल 3 लोगों से ही मिलके ये प्ले बना है। केवल 3 लोगों के बारे में ही इस प्ले में बात होती है, मिक, एस्टन और डेविस। केवल 3 ही कैरेक्टर हैं इसमें। प्ले पब्लिश हुआ था 1960 में ये पब्लिशिंग हाउस के द्वारा, इनकोर पब्लिशिंग हाउस एंड आयरे मैथ्यून से, इनसे इनने ये प्ले पब्लिश किया था 1960 में। और द प्ले प्रीमायर्ड एट द आर्ट थिएटर क्लब इन लंदन इन अप्रैल 1960। जो प्ले फर्स्टली प्रीमायर्ड हुआ था वो आर्ट थिएटर क्लब लंदन में हुआ था और उसके बाद डचेस थिएटर में इसको फर्स्टली परफॉर्म किया, उसके बाद इसे डचेस थिएटर में परफॉर्म किया गया था। तो यहाँ पर सम नोटेबल फैक्ट्स हैं अबाउट द प्ले। प्रिंटर ओरिजिनली इंटेंटेड द प्ले एंड विथ एस्टन मर्डरिंग डेविस। पिंटर ने पहले जो प्ले लिखने का सोचा था उसमें एक मर्डर को दिखाने का सोचा था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एस्टन को एक पोलाइट कैरेक्टर दिखा दिया और वो डेविस से कहता है कि तुम मेरा घर छोड़कर चले जाओ। ये तो जब प्ले में आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है वो ये है कि प्ले की जो मेजर थीम्स हैं, मेजर थीम प्ले की क्या क्या हैं। जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि उस समय काफ़ी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफ़ी सोशल प्रॉब्लम चल रही थी, सोशल अनरेस्ट हो गया था। तो प्ले में वही सब प्रॉब्लम दिखाई गई हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल रेसेस एंड सोशल क्लासेस, जो क्लास डिफरेंस आ गया था, अमीर अमीर हो गया था और गरीब गरीब हो गया था। दी करंट पॉलिटिकल स्टेज, जो 1950 की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस पर भी डिपेंड है। एंड आइडेंटिटी क्राइसिस है इसमें, पहचान के लिए जो लोगों में एक दूसरे से झड़प हो गई थी। लैंग्वेज एंड डिसेप्शन, निराशा, हर तरफ निराशा निराशा हो गई थी। तो ये सब प्ले में दिखाया गया है। एंड द प्ले इज़ लाउडेड फॉर इट्स प्लेसमेंट ऑफ मैन ऑफ द लोअर क्लास। जो ये हमारा प्ले है इसकी काफ़ी प्रशंसा की गई क्रिटिक्स के द्वारा, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर थे वो लोअर क्लास की सिचुएशंस को दिखाते थे। एंड द लास्ट वन इज़
द प्ले प्रीमायर्ड एट द आर्ट थिएटर क्लब इन लंदन 1960, ये हमने पहले पढ़ लिया है। उसके बाद डचेस थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया था। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले। प्ले के जो मेन कैरेक्टर थे, जो पहला कैरेक्टर था वो था मिक का कैरेक्टर। वो ओनर ऑफ द हाउस था। जो प्ले में एक घर दिखाया गया है उसका ओनर था मिक। एंड यंगर ब्रदर ऑफ एस्टन, दूसरा कैरेक्टर है जो एस्टन, उसका छोटा भाई था। मिक इज़ रादर मिस्टीरियस एंड कॉम्प्लेक्स। मिक का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही मिस्टीरियस था, मीन्स टू से डेट आसानी से समझ में नहीं आने वाला था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, जटिल था। और वो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति था, एम्बिशियस था, अपनी योजनाओं के प्रति बिल्कुल फ्रिक्वेंट था, ओपन था और एक्सप्लेन कर सकता था खुद को कि उसे क्या करना है। ही इज़ अ फ्रीक्वेंट अबाउट हिज प्रोजेक्ट्स एंड डिज़ायर टू एक्सपेंड, और अपनी इच्छाओं को उसे जो भी प्रस्तुत करना था उनके बारे में वो स्पष्ट था। उसमें एक क्लियरिटी थी उसके एम्बिशंस वगैरह में। एंड जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है वो है एस्टन। ये मिक का ओल्डर ब्रदर था, मिक का बड़ा भाई था। एंड ये जो कैरेक्टर था ये काफ़ी शाय, रिजर्व्ड एंड स्लो था। एस्टन का कैरेक्टर इसमें काफ़ी शर्मीला दिखाया गया है और वो काफ़ी स्लो था बोलने में और वर्क करने में। वो अपने काम को धीरे धीरे करता था। ही स्पीक हेल्टिंगली, वह रुक रुक कर बोलता था। एंड हैज़ सम ट्रेवल इन फिनिश हर प्रोजेक्ट्स, अपने कामों को ख़त्म करने में वो थोड़ा बहुत टाइम लेता था और धीरे ही काम करता था। ही वॉज सब्जेक्ट ऑफ हेलुसिनेशन। प्ले में यही था जो हेलुसिनेशन का शिकार हुआ था, मीन्स टू से हेलुसिनेशन का मतलब ऐसे होता है मति भ्रम। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि किसी और की आवाज़ सुनाई देती है और वो किसी अननोन लोगों से बातें करते हैं। वैसे हम इसे नॉर्मली कहें तो अपने शब्दों में पागलपन, उसमें एक बार पागलपन का दौरा पड़ा था उसे। एंड देन अगेंस्ट हिज विल वॉज पुट इनटू द मेंटल फैसिलिटी एंड गिवन इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे मेंटल असाइलम ले जाया गया और वहाँ उसे इलेक्ट्रिक शॉट दिए गए, जिसके कारण फिर उसमें कुछ ये डिसऑर्डर आ गए थे कि रुक रुक कर बोलना और काम को धीमे करना, स्लो करना, ये सब चीज़ें उसको आफ्टर दी प्रॉब्लम ऑफ हेलुसिनेशन, जब उसे हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद ही उसे ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। एंड ही फील्स डिफ़िकल्टी इन ऑर्डरिंग हिज थॉट्स, उसे अपने विचारों को व्यक्त करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी, वो कर नहीं पाता था। एंड ही ऑल्सो कंपैशनेट ऑफरिंग डेविस अ प्लेस टू स्टे एंड अ जॉब। वो दयालु, मतलब वो काफ़ी अच्छे मृदु स्वभाव का था, तो उसने जब डेविस को उसके कैफ़े हाउस से निकाल दिया गया था तो वो डेविस को अपने घर में लाया और उसने उसे एक जगह भी दी रहने को और जॉब भी दिया। ये कैरेक्टर था एस्टन का। एंड ही हैज़ अ गुड रिलेशनशिप विथ हिज ब्रदर, उसका अपने भाई के साथ भी काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, भले ही वो दोनों भाई आपस में अच्छे से बोलते नहीं थे। और जो हमारा थर्ड एंड फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है कैरेक्टर ऑफ डेविस। डेविस का कैरेक्टर जो केयर टेकर थे, जो प्ले का जो टाइटल है केयर टेकर वो यहीं से आया है, द केयर टेकर। डेविस ही इसमें केयर टेकर का वर्क करते हैं। डेविस एक इटिनेरेंट और ट्रैम्प था, जो कि जिसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, वो इधर उधर घूमता रहता था। तो एक बार वो कॉफ़ी हाउस में काम करता है और वहाँ उसका झगड़ा हो जाता है कॉफ़ी हाउस वालों से, तो एस्टन होता है जो उसे अपने घर में लाता है और उसे केयर टेकर की जॉब देते हैं। एस्टन और मिक दोनों भाई मिलके अपने घर में उसे रखते हैं, अपने घर में उसे रहने की जगह देते हैं। और जो डेविस था उसका कैरेक्टर समहाउ डिफरेंट है, इज़ फुल ऑफ लाउड, कॉन्फाइंड, एरोगेंट, फुल ऑफ हिमसेल्फ। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करता था और उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था। वो काफ़ी एरोगेंट था और वो खुद को ही सब कुछ समझता था। फुल ऑफ हिमसेल्फ था, उसमें एक सेल्फ वाली भावना थी। एंड नेक्स्ट वन इज वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम हिम ही हेट्स द ब्लैक्स, द ग्रीक्स, द पोल्स। हम जब वो प्ले में बात करता है तो उसकी भावनाएं स्पष्ट व्यक्त होती हैं कि वो ब्लैक पीपल जो था उनसे घृणा करता था, ब्लैक से एंड ग्रीक से एंड पोल्स से, क्योंकि ये लोग जो थे वो उसको अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, वो डेविस को अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, इसलिए डेविस उनसे घृणा करता था। वो लोग डेविस को बोलते थे कि डेविस एक डर्ट है, वो एक गंदा आदमी है। लेकिन डेविस कहता था कि वो एक साफ़ सुथरा आदमी है और वो साफ़ सुथरे तरीके से खाता और रहता है। और वो भी देता है, एक बात फैक्ट रखता है कि ही लेफ्ट हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया क्योंकि वो काफ़ी अनक्लीन वुमेन थी, वो साफ़ सुथरी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फाइनल वन इज ही होल्ड्स एन इंश्योरेंस कार्ड इन द नेम बर्नार्ड जेनकिंस।
बट ही सेज इट इज़ नॉट हिज। वो कहता था उसके पास एक इंश्योरेंस कार्ड था जिसमें उसका नाम बर्नार्ड जेनकिंस लिखा था, लेकिन वो कहता था कि उसका नाम बर्नार्ड जेनकिंस नहीं है। और उसने जो अपना रियल नाम बताया था वो बताया था मैक डेविस। वैसे मैंने इसमें उनका रियल नाम मेंशन नहीं किया है, जब हम प्ले पढ़ेंगे तो उसमें हम मैक डेविस उनका नाम जान लेंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है ये यहीं ख़त्म होती है, और इसका सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें कि हम प्ले के बारे में डिस्कस करेंगे। एज आई ऑलवेज सेज, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।